गांव के बाजार में सुधांशु के पकौड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, खरीदार आ जाया करते थे। मुझे एक प्लेट प्याज के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े। सुधांशु बेहद खुश था क्योंकि उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे मुसलसल खरीदारों का मजमा लगा रहता था। भाईजान, 2 प्लेट प्याज के पकौड़े और 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे दो। ये लो भाईजान। भाईजान, मैं तुमसे रोज पकौड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकौड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के खानदान में उसकी बीवी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मालूम है, मेरी सहेली के शौहर ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप हैं जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हैं। अच्छा, पिछले माह तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, लेकिन मैं लाया तो था ना। तुम्हारे जैसे कंजूस शौहर मैंने कभी नहीं देखा। हर माह खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो, और एक माह तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली? इतना बोले जा रहे हो। क्यों ना खरीदूं? आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। खुदगर्ज। सुधांशु फितरत से खुदगर्ज था। वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता था। सुधांशु के पकौड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही थी। एक रोज सुधांशु की दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर खरीदार वहां चले गए। अरे भाईजान, ये क्या है? ये शहर की मशहूर आलू पफ हैं। बाजी, आप एक मर्तबा खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भाईजान, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस खातून को आलू पफ दिए। खातून ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बेहद अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकौड़े वाले से पकौड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई खरीदार पकौड़े के बजाय आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाला हुजूम अब गौरव के ठेले पर आ गया था। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ रोज में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन गुजरे, लेकिन गौरव के आलू पफ हकीकत में अच्छे थे, इसीलिए खरीदार अभी भी उसी ठेले पर नजर आते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया है। मालूम नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाए। गौरव बेहद खुश था। आते ही उसका कारोबार जम गया था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव फितरत से भी बहुत भोला और रहमदिल था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतों पर सुधांशु गौर फरमाता था। ये तो निहायती भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कब्ल मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी ख्याल से सुधांशु ने गौरव से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। और भाईजान, सब खैरियत? सब खैरियत है, आप फरमाइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही जायकेदार हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए भाईजान। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो लजीज है, एकदम नई चीज है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये खास चीज तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनानी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें वाजिब लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ फरोख्त करना और मैं अपने पकोड़े। मतलब साझेदारी में? हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में फरोख्त भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को तलाश रहा था जो आधे पैसे लगाए और मेरा साझेदार बन जाए।
बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं दे दूंगा, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भाईजान। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ इसके मुतालिक उसने अपनी बीवी लता से जिक्र किया। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मेरे ये जेवर कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। गौरव ने लता के सारे जेवर गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भाईजान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो फिर चलो कल ही हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भाईजान। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी सुपुर्द की। आखिर हमारा ख्वाब मुकम्मल हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच तुम कुछ और कमा लोगे। ठीक है भाईजान। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ फरोख्त करने लगा। कुछ रोज गुजर गए। सुधांशु का पकौड़े का ठेला बंद ही था। 1 हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु कब्ल से ही वहाँ पकौड़े फरोख्त कर रहा है और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भाईजान, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराओ। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके तमाम बचत के पैसे जाया हो गए थे। गौरव रोते हुए जंगल की जानिब चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे बेहतर होता कि मुझे मार ही देते। गौरव का रोना सुनकर दरखस की देवी उनके रूबरू हाजिर हुई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही नेकी आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस दरख्त की शाख में हाथ डालो, जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है। गौरव ने दरख्त की शाख में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आए। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ख्याल रहे, नेक काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। गौरव ने लता के जेवर छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब हासिल हो गया। वहाँ दूसरी जानिब सुधांशु की बेईमानी की वजह से उसका कारोबार डूब गया। उसे दुकान फरोख्त करनी पड़ी और वो वापस सड़क पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, नेकी करके खुदा से पाओ और बुरे काम का बुरा नतीजा। शुभम और रवि दोनों भाई थे। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी बीवी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम किया करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाया करते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय मैं अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई रंजिश न थी। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भाईजान कल सुबह घर पे मुर्गा पकाने वाले हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी मुर्गा पका दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना।
मैं अपनी बीवी को बखूबी जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुपा कर तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय पेश की और फिर ढाबे का काम शुरू किया। खरीदार आने लगे। बाजी, 2 चाय और 1 ऑमलेट पाव। ठीक है भाईजान। साधना किचन संभालती और शुभम खरीदारों को। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जीत जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू। तुम्हारे जैसी बहू हर खानदान को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भाईजान। कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक तरह के नहीं होते। वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा करा दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया जेठ जी। भाईजान, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ का पकाया जायकेदार मुर्गा कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी बीवी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी पेश करती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना पेश किया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए नोश फरमाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक रोज शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भाईजान, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। साधना तन्हा संभाल लेगी भाईजान। हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भाईजान। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला गया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो। मैं हूं ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि यकायक गैस खत्म हो गई। अरे रे, ये भी अभी होना था। क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक और मसाला, प्याज, मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपने दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तुमने वो बिजली से चलने वाला चूल्हा देखा है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तुमने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दो। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का ऑमलेट घोलकर डाल दिया और वो अंडा पकने लगा। देखा?
करीब 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे ये कैसा ऑमलेट है, मुसल्लस शक्ल का? ये नया है भाईजान, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत लजीज लगा। जायका तो बहुत खूब है और शक्ल भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहक ने भी उस त्रिकोण ऑमलेट का ऑर्डर दिया। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट चाहिए। मुझे भी। साधना स्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाती गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर लगा मजमा देखकर हैरान रह गया। अरे ऐसा मजमा क्यों? ये मजमा जेठ जी के स्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को स्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बयां किया। अरे देख, मुसल्लस ऑमलेट खाने के लिए कितना मजमा लग गया है। वाह भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक रोज रवि अपने घर पर नोश फरमा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के मुतालिक सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतना मजमा लगा रहता है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते, मेरे पास भी बहुत पैसे होते शुभम की तरह। क्या हम एक मर्तबा शुभम से इसके मुतालिक बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप कह दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो तो कब्ल से ही यही चाहता था। कुछ रोज बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा चलाने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि उनका बिखरा हुआ खानदान भी फिर से एक हो गया। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहां पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या?
हम और क्या कर पाएंगे? अरे अबू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अबू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है, अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अबू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सूरज, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं? और देख, बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई, तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं।